नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। तो वहीं नितिन नवीन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। सीएम धामी ने नए दायित्व के लिए उनको शुभकामनाएं भी दी। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें दायित्व ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। तो दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नितिन नवीन से मुलाकात करते हैं और नए दायित्व की शुभकामनाएं भी नितिन नवीन को देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आते हैं। तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में नितिन नवीन से मुलाकात करते हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं और उन्हें शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री देते हैं। तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और नया पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। और इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं। तो दोनों नेताओं की बातचीत होती है। तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नितिन नवीन से मिलते नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री नितिन नवीन को दे रहे हैं। तो नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में रिवर्स पलायन पर सीएम धामी ने बड़ा दावा किया है। सरकारी योजनाओं से गांवों में बड़े रोजगार के अवसर, सरकार का लक्ष्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री ने पलायन को लेकर यह बड़ा दावा किया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार के दावों पर अब सवाल भी उठा दिए। रिवर्स पलायन कोरोना की मजबूरी है, करण माहरा ने यह बड़ा बयान दिया। पलायन आयोग केवल कागजों तक सीमित है। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में लोग आजीविका और बेहतर जीवन की संभावनाओं के चलते जल्द ही अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य का पलायन आयोग प्रभावी ढंग से काम कर रहा है और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए युवाओं और प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के नए अवसर जो है वो सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है रिवर्स पलायन को स्थायी समाधान में बदला जाए और गांवों को आत्मनिर्भर भी बनाया जाए। वहीं कांग्रेस ने रिवर्स पलायन को लेकर भी सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। करण माहरा ने कहा कि राज्य में जो रिवर्स पलायन हुआ वह सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं बल्कि कोरोना काल की मजबूरी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पलायन आयोग केवल कागजों तक सीमित है और इसकी बैठकों का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। तो रिवर्स पलायन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दावा किया। हालांकि विपक्ष जो है सरकार पर लगातार निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है और सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से गांव से लोग शहर की ओर गए वो कोरोना काल की मजबूरी थी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यही कहा है कि रिवर्स पलायन को यहाँ पे रोका जाएगा और वापस जो लोग गांव से शहर की ओर गए हैं वो वापस अपने घर और गांव की ओर लौट रहे हैं और उनका सिर्फ एक मकसद है, लोगों को, युवाओं को रोजगार देना और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा दावा किया। हालांकि विपक्ष इन सभी दावों को अस्वीकार कर रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है रिवर्स पलायन जो है वो कोरोना काल की मजबूरी है, इसलिए लोग वापस अपने गांव, अपने शहर की ओर लौट रहे हैं। पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री
स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं, फिर से अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। कोरोना के कारण हुआ, जो लोग कोरोना में वापस आए थे वो लोग अब गांव में बसे हैं, उसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर आप डाटा उठा के देखें, मनरेगा जैसी स्कीम का नाम बदल के उसकी मूल भावना को ख़त्म किया गया है। इससे रिवर्स पलायन को धक्का लगेगा, क्योंकि लोगों को अब काम मिलेगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं। 40% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का कर दिया गया है। योजनाएं जो ज़मीन से उठ के ऊपर तक जानी थी, जिसके पर विचार ये था कि योजनाएं गाँव की आवश्यकता के हिसाब से, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो काशीपुर में दिसंबर महीना खत्म होने से पहले कोहरा लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड भी देखने को मिल रही है और कोहरे के बीच मौसम ने अचानक से करवट बदल ली। विजिबिलिटी की बात कर ले, दृश्यता की बात कर ले, जो कि बेहद कम हो चुकी है, जिस कारण से जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और धूप कहीं कहीं दिखाई भी दे रही है। तेज धूप खिलने से शहरवासियों के चेहरे पर एक मुस्कान जो है वो भी देखने को मिल रही है। शीतलहर के प्रकोप के बीच धूप अब लोगों का सहारा बन रही है। लोगों में खुशी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में घने कोहरे की भी चेतावनी दी है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, उत्तराखंड के कई इलाकों में शीतलहर और बर्फबारी जो है देखने को मिल रही है और तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। धुंध की चादर में इस समय ये पूरा शहर जो है ढका हुआ है और आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग परेशान हैं, लेकिन इसी बीच धूप जो है वो लोगों का सहारा बन रही है। लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान जो है वो भी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें दृश्यता की, तो वो भी बेहद कम हो चुकी है कोहरे के कारण, जिस कारण से आप देख सकते हैं वाहनों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो चुकी है। लोग घर में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा बढ़ता जा रहा है, तो क्योंकि शासन प्रशासन और यहाँ पे डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक और ठंड दस्तक देती है तो AQI जो है वो लगातार बढ़ता है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे बर्फबारी और शीतलहर का दौर जारी है और वाहनों की रफ्तार जो है वो भी धीमी हो चुकी है। कम दृश्यता के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी सड़कों पर वाहन गाड़ियां चल रहे हैं उनकी रफ्तार धीमी हो चुकी है। तमाम जानकारी के साथ काशीपुर से अजहर मलिक जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं काशीपुर में शीतलहर देखने को मिल रही है, कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दिया है, लेकिन इसी बीच धूप खिलने से लोगों के चेहरे कहीं ना कहीं खिल उठे हैं। अभी क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जहां लगातार पिछले दिनों की अगर बात करी जाए तो घने कोहरे की चादर ने अपने आगोश में ले रखा था। उसके बाद जब आज चिलचिलाती हुई धूप निकली है तो लोगों के चेहरों पर खुशी, एक रौनक देखने को मिल रही है। इसके बाद लगातार जिस तरीके से आवाजाही और सड़कों की बात करी जाए तो यातायात व्यवस्थाएं तेज हो गई हैं। सड़कों पर लोग ज्यादा निकल कर आने लगे हैं। जैसे जिस तरीके से कोहरे की वजह से लोगों ने अपना घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। सड़कें थोड़ी वीरान हो चुकी थी और रफ्तार पर अंकुश लग चुका था। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से आज धूप निकली है, और इतना ही नहीं, अगर बात हम पूरे मैदानी उधम सिंह नगर करेंगे, उधम सिंह नगर के पूरे इलाकों में खिलखिलाती हुई जो धूप है, चिलचिलाती धूप है, उसके बाद लगातार लोग देखने को मिले। अगर इसी तरीके से बात करी जाए तो पूरे प्रदेश की, हमारा उत्तराखंड दो मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। उसमें अगर बात करी जाए तो 13 जिलों के हरिद्वार की अपडेट दे रहे हैं तो सुबह से घना कोहरा था, लेकिन विजिबिलिटी 550 मीटर से कम थी। लेकिन अब वहां पर भी धूप के आसार हैं। धूप से लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। उसी तरीके से अगर पौड़ी के मैदानी क्षेत्रों की कोटद्वार जैसे इलाकों की बात करी जाए तो वहां सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ। इसी तरीके से नैनीताल में भी चिलचिलाती हुई धूप देखने को मिल रही। उत्तरकाशी में बर्फ के पड़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चंपावत में भी सुबह से मौसम ने अपने आगोश में ले रखा। लगातार तेज धूप तो खिली है, लेकिन मौसम में अभी ठंडक है। फिजाएं जो है वो ठंडी बहती हुई दिखाई दे रही है। अल्मोड़ा के भी यही हाल है। मौसम इस टाइम खुल चुका है। लगभग उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में मौसम खुल चुका है और लोग एक चैन की राहत सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी
ठीक है अजहर, मौसम विभाग ने क्या अनुमान लगाया है, कब तक ऐसा मौसम बना रहेगा, कहाँ शीतलहर और बर्फबारी की संभावना सबसे जी, अधिक अगर है? मौसम विभाग के अनुमान की बात माने तो उनके अनुसार उन्होंने आज उधम सिंह नगर में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया था। उन्होंने कहा उनके अनुमान के हिसाब से लगाया गया था कि घना कोहरा रहने वाला है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ जैसे मौसम, चंपावत जैसे पहाड़ी इलाके, अगर चंपावत की बात करी जाए तो वहाँ बर्फ की भी आशंका उनके द्वारा जताई गई थी। फिलहाल मौसम विभाग के अनुमान कहीं ना कहीं एरियो में गलत होते हुए इस बार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने अपनी करवट बदली है तो मौसम विभाग के जो अनुमान थे, जो आंकड़े थे, वो कहीं ना कहीं फसड्डी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के उत्तराखंड को लेकर अनुमान अधिकांश सही बैठे हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मौसम ने दिखा दिया कि मौसम विभाग कुदरत के, प्राकृतिक के आगे कहीं ना कहीं अनुमान उसके फेल हो जाएंगे। बिल्कुल। आम लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, खासकर अगर स्वास्थ्य विभाग महकमों की बात मानी जाए तो इस मौसम को लेकर उन्होंने कहा है कि अपनी बॉडी को ठंड से बचाया जाए, बाहर निकलते समय अवेयरनेस बढ़ती जाए, और खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को लेकर ज्यादा खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। गर्म चीजों का सेवन करें जो बॉडी को अच्छा रख सके, मेंटेन रख सके। इतना ही नहीं कि गर्म कपड़े सर ढककर, मुंह ढककर रहने, नहीं तो बीमारी की जद में आ जाएंगे। और ये मौसम को लेकर जिस तरीके से मौसम ने अचानक करवट बदली थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एकदम एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसको लेकर डॉक्टर ने अवेयरनेस शुरू कर दी थी। स्वास्थ्य महकमा धामी सरकार द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाया गया था। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने जागरूक हुए और अपना बचाव किया। अगर और इनकी मेडिकल लाइन की बात करी जाए तो मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटल्स वगैरह में कहीं अभी ठंड के काफी कम ग्राफ है जो ठंड से प्रभावित होकर बीमार पड़े हों। जी ठीक है अजहर, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो भाई बीएसपी उत्तराखंड ने बड़ी कार्रवाई की है। चौधरी शीशपाल सिंह पार्टी से निष्कासित। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिए गए। पार्टी के विरोध में टिप्पणी करना उनको भारी पड़ गया। बीएसपी उत्तराखंड ने कड़ा कदम उठाते हुए चौधरी शीशपाल सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी और निवासी जिला देहरादून को पार्टी से हटा दिया है, निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी अनुशासन का बार बार उल्लंघन करने के आरोपों के चलते बड़ी कार्रवाई की गई है। बीएसपी उत्तराखंड के अनुसार चौधरी शीशपाल सिंह को पूर्व में कई बार पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता को लेकर चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद भी उनकी गतिविधियों और कार्यशैली में कोई सुधार नहीं देखा गया। ऐसी स्थिति में पार्टी और बहुजन मूवमेंट के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। अधिक तमाम जानकारी के साथ विश्वास हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वास, यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पे शीशपाल सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी हाँ, देखिए सपना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं चौधरी शीशपाल सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पार्टी लाइन के खिलाफ टिप्पणी और मायावती का पुतला फूंकने की जो कार्रवाई उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो मानी जा रही है। उनको पहले भी पार्टी संगठन की ओर से चेतावनी दी जा चुकी थी, जिसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें निष्कासित किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का पुतला फूंका और सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक जो टिप्पणियां हैं वो की थी, जिसके बाद उनकी गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनके रवैये में कोई सुधार न होने के चलते उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। जी विश्वास, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई है चौधरी शीशपाल सिंह के ऊपर, चौधरी शीशपाल सिंह का कुछ बयान आया इस कार्रवाई के बाद? जी देखिए, जिस तरीके से पार्टी की जिस तरह से कार्रवाई की है उसके बाद अभी बयान उनका सामने नहीं आया है, लेकिन बसपा जो अभी उत्तराखंड के अंदर बसपा जो है वो अपना वजूद जरूर तलाश रही है। लेकिन जिस तरह से अभी ये कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं पार्टी पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े होते हैं। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि जो उसके प्रदेश अध्यक्ष है अमरजीत सिंह के निर्देश पर यह निष्कासन आदेश जो है वो जारी किया गया है। तो हरिद्वार के जो शिवालिक नगर है यहाँ पर इनका प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर जो प्रभारी है सूरजमल, उनकी ओर से आधिकारिक पत्र जो है वो जारी हुआ है और पत्र में साफ लिखा है कि चौधरी शीशपाल अब किसी भी रूप में
बसपा से संबंध नहीं रख पाएंगे। क्योंकि चौधरी शीशपाल पहले भी उत्तराखंड के बसपा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो रहे हैं, और 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी कि जिस तरीके से अभी जो बसपा है उत्तराखंड के अंदर जो अपना वजू तलाश रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारियों को लेकर उत्तराखंड में जिस तरह से विधानसभा चुनाव आने के, तो उसकी तैयारियों को लेकर जिस तरह से पार्टी ने ये जो कार्रवाई करी है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं इस पे साख पे जरूर बट्टा लगता है कि जो अभी पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी अगर संगठन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई भी जिस तरीके से उनका टिप्पणी करना और विरोध करना जिस तरह से वो सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अभी बहुजन समाज पार्टी है जो इसका जो हाथी अभी पहाड़ पे चढ़ने को लेकर अभी और संघर्ष करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात कर ले चौधरी शीशपाल सिंह की विश्वास तो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियां जो है वो करते भी आए हैं। हालांकि उन्हें पहले भी चेताया गया था, चेतावनी भी दी गई थी कि आप इस तरह के पार्टी विरोधी बयान ना दे या इस तरह की कोई गतिविधि ना करे, लेकिन उनकी गतिविधियों में कोई सुधार भी नहीं देखा गया, जिसके बाद ये बड़ा कदम तो उठाया गया है, पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया है। क्या हमेशा के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है विश्वास? क्या वो दोबारा पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते? जी हाँ, देखिए निशा, देखिए जिस तरीके से उनकी जो अभी रवैया है उस जब पार्टी में रहते हुए जब वो खुद ही बसपा सुप्रीमो के खिलाफ पुतला फूकने का जिस तरह से मामला सामने आया था, उसके बाद जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर उनकी बयानबाजी थी, तो उसको लेकर जिस तरह से उन्हें चेतावनी दी गई थी, तो चेतावनी देने के बाद भी उनके रवैये में जिस तरीके से कोई सुधार नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से उनको निष्कासित किया गया है, तो क्या ये सिर्फ निष्कासन की ही कार्रवाई है या उसके लिए आगे तक भी कोई कार्रवाई है, वो तो एक आगे जाके पता लगेगा। लेकिन उनको निष्कासन करने के बाद ये चेतावनी देने के बाद जिस तरह से ये भी निष्कासन हुआ है, तो हो सकता है कि उन्हें पार्टी में दोबारा सम्मिलित ना किया जाए, क्योंकि जब इतनी बार उनको चेतावनी दी गई है लेकिन उसके बाद भी अगर वो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ ही अगर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जरूर कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी उनके बयान का इंतजार करना होगा। बिल्कुल ठीक है विश्वास, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकाल में नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा पार्टी है जो अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कार्य कर रहे हर आयु वर्ग के कार्यकर्ताओं की कार्य पद्धति भी युवात्मक हो जाती है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद देश भर में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और युवाओं में खास उत्साह जो है वो भी देखने को मिला। भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेता पेट से नहीं पैदा होते बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच रहकर सीखते हैं और मेहनत के दम पर आगे बढ़ते हुए नेतृत्व करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी युवा पार्टी है और जो बड़ी संख्या में किसी भी उम्र का व्यक्ति होता है उसकी कार्य करने की पद्धति युवात्मक रहती है। तो नितिन जी के अध्यक्ष बनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। युवाओं में एक प्रकार सा जोश है और यह भी मैसेज गया है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है कि इस पार्टी के अंदर नेता पेट से पैदा नहीं होते, नेता जो है कार्यकर्ताओं के बीच से सीखकर आगे बढ़ता है। तो रुद्रपुर के खेड़ा ईदगाह विवाद में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कब्जा हटाने की कार्रवाई के बाद से ही क्षेत्र में नाराजगी बनी हुई है। ऐसे में किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ईदगाह पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर हालात को जाना। इस मुद्दे ने अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी राजनीतिक भिड़ंत का रूप ले लिया है। विवाद तब और बढ़ गया जब रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने बयान दिया कि जहां पहले ईदगाह में नमाज अदा होती थी अब वहां हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा और पूरी जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा। मेयर के इस बयान ने समुदाय और विपक्ष दोनों के बीच नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। इस दौरान कांग्रेस के कई पार्षद और स्थानीय लोगों ने भी कार्रवाई का विरोध किया। उनका ये कहना है कि समुदाय को भरोसे में लिए बिना धार्मिक स्थल पर की गई ये कार्रवाई गलत है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे ना तो बीजेपी के और ना ही किसी कांग्रेस राजनीतिक दल के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज यहाँ के सारे समाज के लोगों ने एक मीटिंग रखी थी, उसमें मैं आया था। मैंने सारा निरीक्षण भी किया, देखा है।
अब जो कुछ है इसके बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं, एडीएम के साथ मीटिंग हो चुकी है, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ है। मैंने तो अभी अपनी बात में भी ये कहा है कि आखिर 10-15 हज़ार लोग ईदगाह कहाँ पढ़ेंगे नमाज, तो ईदगाह पे नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे, साल में 2 बार होता है। मैंने एडीएम साहब से भी कहा कि आप लोग तो चले जाओगे, कल को आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पोस्टिंग आप लोग कहीं और चले जाओगे, पर कुर्सी को तो जवाब देना पड़ेगा ना। हमने बेहड़ जी को आज बुलाया था, उनके कई जगह कार्यक्रम भी लगे थे, लेकिन हम सुबह उनके पास 8:30 बजे गए थे और बेहड़ जी को हमने रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने कहा रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके मामले में आऊँगा। पहले भी गए थे वो एडीएम नजूल के यहाँ पे, तो पहले भी उनको आश्वासन दिया था डीएम साहब ने, वो मतलब डीएम साहब नहीं थे तो उनकी पिताजी उनके एक्सपायर हो गए थे, तो पंकज उपाध्याय जी ने जो है उनको आश्वासन दिया था कि जो भी आपको जगह चाहिए होगी वो जगह आपको दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं मैदानी क्षेत्रों की। तो मैदानी क्षेत्रों में इन दिनों कोहरा पड़ने लगा है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। तो वहीं इसके विपरीत पहाड़ों में मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। सरोवर नगरी नैनीताल में भी इन दिनों की अगर हम बात कर ले तो चटक धूप वहां देखने को मिल रही है, जिसका स्थानीय लोगों के साथ साथ नैनीताल घूमने पहुंचे पर्यटक जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। नैनीताल घूमने पहुंचे पर्यटकों का यह कहना है कि मैदानी क्षेत्रों में इन दिनों कोहरा पड़ रहा है, जिससे उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पहाड़ों में धूप खिली हुई है। नैनीताल आकर अच्छा लग रहा है। शहर में तो अक्सर जो है सुबह के समय बहुत ज़्यादा कोहरा तो रह ही रहा है, जैसा कि है, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन स्थल तो है। फिर आज हम नैनीताल आए थे, हमारे जितने भी दोस्त हैं सारे, इन सबका एक ट्रिप था, तो सर यही बोटिंग वगैरह करी अभी, फिर और मार्केट में थोड़ा सा घूमा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ का व्यू, यहाँ का मौसम, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने अभी भी बोटिंग करी है, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बोटिंग करी है, इतना शानदार था ना, बहुत मजा आया मुझे को। हाँ, यहाँ पे धूप है, वहाँ पे माए जहाँ हम लोग उत्तराखंड काशीपुर में रहते हैं वहाँ पे धूप नहीं है, यहाँ पे इतनी अच्छी धूप है, बहुत बहुत अच्छा सा लग रहा है, दिल खुश हो गया यहाँ आके मेरा। हरिद्वार में अवैध खनन का खेल तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोशनाबाद, नवोदय नगर और हेतमपुर की नदी तटों पर दिन रात माफियाओं का कब्जा है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि जहां ये खनन चल रहा है वहां से प्रशासनिक ऑफिस बस कुछ ही दूरी पर है। प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले भी इतने बुलंद है कि प्रशासन की नाक के नीचे ही अवैध खनन का काला कारोबार जारी है। इस अवैध खनन के चलते नदी में कई गहरे गड्ढे भी हो चुके हैं, जो बरसात के दिनों में किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। हरिद्वार जिले के इन इलाकों में रेत माफिया खुलेआम सक्रिय हैं। रात के अंधेरे में ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और मशीनें नदी का सीना चीरती हैं। इसको लेकर प्रशासन ने पहले भी कार्रवाई की थी, कई ट्रैक्टर सीज किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन या ये कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कार्रवाई भी की गई है। अभी भी जब शिकायत प्राप्त होगी तो हम लोग, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम हो या तहसील की टीम हो, उसको तुरंत वहाँ पे भेजा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक बार फिर प्रशासन हरकत में आया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने कहा है कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हमने कार्रवाई करी थी, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े भी थे। अभी पुनः आपने मेरे ये मैटर संज्ञान में लाए हैं, जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स भी दिखाए गए हैं। अभी मैंने एसडीएम हरिद्वार को और माइनिंग ऑफिसर और साथ ही संबंधित थाने उनको बोला है कि सघन चेकिंग करें रात को, और अगर कोई भी बार बार रिपीटेड ऐसे ऑफेंड करते हैं तो उस पर भी विधिक कार्रवाई भी करें। ग्रामीणों ने विभागीय मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिना संरक्षण के इतनी बड़ी अवैध इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। लगातार शिकायतों के बावजूद ना तो निरीक्षण हो रहा है और ना ही कोई सख्त रोकथाम। वहीं स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर फोन ना उठाने के भी आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर खनन अधिकारी से भी सवाल किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ रेत की चोरी नहीं बल्कि इलाके के भविष्य की लूट है। अब देखना है कि प्रशासन के कड़े आदेश जमीनी स्तर पर कितने असरदार साबित होते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए हरिद्वार से विश्वास सैनी की रिपोर्ट।